द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। तो आप लोग हमारे साथ जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका ये अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए उपस्थित है और इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और साथी भी जुड़ सकें। तो चलिए फटाफट, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह उत्तर को लिखते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं और लेते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। और इसमें हिंदी का पोर्शन है। इसमें एक दो प्रश्न जो है ये आप पठित गद्यांश का है। गद्यांश उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पढ़ लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भी पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पा रहे हो, वीडियो तेज़ होगी तो आप लोग वीडियो को रोक कर पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर बनाइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला आपका स्क्रीन पर आ गया है। इसमें लिखा गया है पहला क्वेश्चन में धवल शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? श्वेत है, फिटकरी है, निर्मल है और स्वच्छ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। तो धवल शब्द का अर्थ क्या नहीं है ये बताना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन देखिए। यहाँ पे फिटकरी जो है ये धवल शब्द का अर्थ नहीं होता है, बाकी श्वेत है, निर्मल है, स्वच्छ है, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। तो इस वाक्य में शब्द जो मिठास शब्द लिखा गया है ये इसमें कौन सी, ये किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर अव्यय है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ये जो शब्द है ये जो है अगर देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका विशेषण बनाएंगे तो मिठास से मिठाई बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक, देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है एक बात और बता दें आप लोग को। ऐसे शब्द जिसके लिंग वचन भेद या किसी में जो है विभक्ति में परिवर्तन न किया जा सके उसको अव्यय भी कहा जाता है। तो इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अव्यय भी हो सकता है। ठीक, तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा उसके हिसाब से। वैसे अव्यय जो है इसको देख के चलिएगा, डी यहाँ पे मारिएगा। लेकिन कमेंट करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकता है या फिर अव्यय हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए विशेषण तो नहीं होगा। क्योंकि विशेषण अगर बात करते हैं तो मिठास विशेषण नहीं होता, मिठाई विशेषण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या फिर आज्ञावाचक है? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बहुत अच्छे। और आप लोग हमेशा ही ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए जिससे अन्य साथी भी जुड़ सकें। तो चलिए फटाफट तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही। यहाँ पे ये संकेतवाचक का ये भेद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही। यहाँ क्या कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, यानी कि संकेत ही की बात किया गया है। तो सी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यदि कोई कठिन शब्द है और उसका जो है स्पष्ट करना है उसको, तो किस विराम चिन्ह का जो है यूज करेंगे? तो यहाँ पे कोष्टक का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कोष्टक में उसके सरल रूप को लिख देते हैं। ठीक, जिससे स्पष्ट और हो सके। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पढ़ रहा था, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? आप लोग आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और असामान्य क्रिया। तो वह पढ़ रहा था, तो देखिए पढ़ रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो पहला ही देखिए संयुक्त क्रिया का ये जो है आप सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर। इसमें संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक?
छठे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। प्राचीन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन यमुना जो है बिल्कुल सही ऑप्शन व्यक्तिवाचक है। किसी नदी, पहाड़, व्यक्ति, वस्तु का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ये यमुना जो है ये एक नदी का नाम है, इसलिए ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला शब्द जो होता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा। तो देखिए यहाँ पे तुम से तुम्हारा बन गया है। ठीक, तुम भी एक प्रकार से सर्वनाम ही है, लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यही ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टा वर्ग में कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं। यानी कि टा वाली लाइन में जो टा, ठा, डा, ढा होता है उसमें जो है कौन सा नहीं है? देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी, देखिए धा नहीं आता है इस लाइन में, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। इतने इजी प्रश्न हैं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएँ तो क्या बात है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन। विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं या संस्कृत से बने हल्का फुल्का होते हैं, उन्हीं को तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो हिंदी से उत्पत्ति होती है जिनकी, उनको तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे तत्सम बताना है, धरती है, गणना है, नारियल है, कांच है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब शब्द जो अड़ा ये शब्द आ जाएंगे, ऊपर मात्रा, नीचे मात्रा, ये जो भी होते हैं ये सब किस प्रकार के शब्द होते हैं? तो ये सब तत्सम शब्द के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गणना बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आदि है, आती है, आन है, अब है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे अति जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो शब्द पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अति। इसी के साथ अगला प्रश्न है, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा शब्द का वाच्य है? इसमें शब्द में कौन सा वाच्य है? केवल सेंटेंस में कौन सा वाच्य है ये बताइए। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे ये पश्चिम यानी क्या कहते हैं, पश्चिम वॉइस में लिखा गया है, यानी कि घुमाकर बताया गया है। तो यहाँ पे ये कर्मवाच्य क्यों? क्योंकि जो खाना खाया जाता है किसके द्वारा खाया जाता है? श्वेता के द्वारा। तो यहाँ पे खाना भी खाया जाता है, उसमें कर्म यानी कि कर्मवाच्य सीधा है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है श्वेता के द्वारा खाना खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए इसको जो है कर्म की प्रधानता मानी जाती है। तो इसलिए भी बिल्कुल कर्मवाच्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? यह भी इजी प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पंचवटी में कौन सा समास है? तो प्रथम पद जहाँ पर भी आपको संख्यावाची दिखे और अंतिम पद जब संज्ञा हो तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा वो आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 वटों का जो समाहार है उसी को पंचवटी कहा गया है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात और, द्विगु समास का हमेशा मैंने बता रखा है और आज भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो प्रथम पद होती है या होता है वो संख्यावाची होता है, अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। तो यहाँ पे वट जो होते हैं जिसको हम लोग जहाँ पे ऋषि मुनि जो है तब कहते हैं उसको वट कहा जाता है, जिसमें रहते हैं। तो उसी के 5 वटों का जो समाहार है वही जो है पंचवटी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? कोई कारण भी ना हो और कार्य भी होना पाया जाए तो वहाँ पे का जो है आपका अलंकार बताना है। बहुत अच्छे।
जैसे अगर उदाहरण के रूप में आपको दें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, ये आपको देखे होंगे। यानी कि जिसके कान नहीं है वो भी सुन रहा है, जिसके पैर नहीं है वो भी चल रहा है, और जो कर्म करने वाला नहीं, हाथ नहीं है, वो भी कर रहा है। तो इस प्रकार से यानी कि जो कारण न होने के बावजूद भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे किस प्रकार का ये उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पे विभावना अलंकार का ये उदाहरण है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा है? जैसे कोई भी स्त्री जब या पुरुष किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो उसको जो है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या कहते हैं? तो उसको दत्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, दत्तक कहा जाता है। वहीं पे जो किसी भी बच्चे को जन्म देते हैं माता पिता तो वो दंपति कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दत्तक कहेंगे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसमें है कि वह जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे से विलोम ना हो, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट ना हो। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। जैसे पति पत्नी के जोड़े में दंपत्ति कहेंगे। अच्छा है, तो ठीक है, तो हो गया। चलिए बताइए फटाफट 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन पहला ही कदाचार और जो दुराचार है ये विलोम, एक दूसरे के विलोम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानार्थी हैं। और अगर बात करते हैं कदाचार के विलोम शब्द की, तो कदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? सदाचार होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस रस को रसराज कहा जाता है? ये तो सभी को मालूम है, रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहीं पे जो है श्रृंगार रस का जो है संयोग या श्रृंगार भी कह सकते हैं, उसका जो है होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो यहाँ पे ये सब एक प्रकार से देखा जाए तो क्या कहते हैं, नायक और नायिकाएं मिल रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनों हैं। यहाँ पे इसमें इसके रचयिता बताना है। प्रेम के पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनों हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ये पंक्ति जो लिखी गई है वो प्रेम को पंथ के बारे में जो कहा गया है, इस पंक्ति में रचयिता जो हैं बोधा जी हैं और ये रीतिकाल की मुक्ति धारा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे इसका डी सही होने के साथ 20 नंबर पर चलते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ये भी जी प्रश्न है, ये रामचंद्र शुक्ला के द्वारा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा डिटेल के साथ बात करते हैं सभी के। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका बिल्कुल सही है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। लेकिन यहीं पे बात करते हैं आदिकाल की, तो आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया है? आदिकाल कहा गया है। ठीक, ये जो आदिकाल शब्द है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। लेकिन यहाँ पे आदिकाल को वीरगाथा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए राहुल संकृत्यान की बात करते हैं। तो ये जो है सिद्ध सामंत काल इसको कहे हैं आदिकाल को। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। इसी के साथ एक और ऑप्शन है आपका नगेंद्र है, इसको चलिए ठीक छोड़ देते हैं। यहाँ पे और समझ गए होंगे। अगला पोर्शन है आपका, अगला पोर्शन आपका यहाँ पे कंप्रीहेंशन यानी पोट्री का लिखा गया है। ये पोट्री आप लोग पढ़ेंगे आराम से, उम्मीद है ये दिख रहा होगा और पढ़ भी लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे के पेज पर, ये भी पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन 21 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इंग्लिश के क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और इसके आंसर को बनाते रहिए। चलिए पहला यानी 21 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये सैनोनिम्स लिखना है। इफेस यहाँ पे लिखा गया है, इसका सैनोनिम क्या होगा? इसका मतलब होता है मिटाना, और इसका जो है सैनोनिम्स जो बनेगा वो ऑप्शन पहला ही इरेज बनेगा। देखिए इरेज का मतलब भी मिटाना होता है, जो रबड़ होता है उसको इरेज कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ अगला 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो है कंजक्शन भरना है जो कंप्लीट सेंटेंस को बना दे।
बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा देन भरा जाएगा, देन अनदर प्रॉब्लम अप्रोच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसी के साथ अगला 23 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसमें भी बताना है, थोड़ा हमें दिख रहा होगा कि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सी समस्याएं हैं तो इसको आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे ये प्रेडिकेट है। ठीक, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढना था तो ये प्रेडिकेट का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला चेंज द वॉइस, यानी एक ये वॉइस से लिया गया है, इसमें चेंज वॉइस चेंज करना है। व्हाई डिड ही डिफर्ड यू ऑफ योर अर्निंग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा स्पष्ट दिखे क्वेश्चन आंसर, तब सही रहेगा। चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा व्हाई वर यू डिफाइडेड ऑफ योर अर्निंग बाई हिम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ 25 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो यहाँ पे सही आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 3 ही होते हैं। तो यहाँ पे द ए एन दिया गया है और डी में 0 आर्टिकल लिखा, यानी कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। तो चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल एन भरा जाएगा, क्योंकि इसको ऑनररी पढ़ेंगे, इसलिए जो है आपका वावेल से इसका उच्चारण हो रहा है तो एन भरा जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कम्प्रीहेंशन से, यानी पैराग्राफ्स है। इस पैराग्राफ्स को आप लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। ये भी पढ़ लिए होंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये भी पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर पढ़िए। अगला 26 नंबर का प्रश्न है, कैन यू एडजेक्टिव सिंपल गिव अस द नाउन। तो यहाँ पे सी यानी कि यस, ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म, इसका लिखना है रॉय का। तो इसका जो है मैस्कुलिन फॉर्म जो होगा वो ऑप्शन नंबर पहला हर्ट हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला, और अगले में यहाँ पे मैं दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, मैं इसको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पूरा वाक्य लिखना है। यहाँ पे स्पेस खाली दिया गया है, इसमें भरना है द मैन हैज़ नेवर जंप्ड, उसके बाद फिर स्पेस है द रिवर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो इनटू भरा जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इनटू यहाँ पे भर दिया जाएगा। ऑप्शन के रूप में पहला इन था, दूसरा जो था वो विदिन था, नेक्स्ट है इनटू है और ये ऑन है। तो यहाँ पे सी इनटू बिल्कुल भरा जाएगा। यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल सही है यहाँ पे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये शब्द जो लिखा गया है इसका मीनिंग क्या है? चलिए, उम्मीद है दिख रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन, लिटरेरी थेफ्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे इस वर्ड में सेंटेंस नहीं वर्ड है, इस शब्द में जो है कौन सा सफिक्स जुड़ेगा तो सही अर्थ बन जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे द TH जोड़ देंगे, जैसे हेल्थ में TH जोड़ देंगे हेल्थ हो जाएगा, हेल्थ में हेल्थ TH जोड़ देंगे हेल्थ हो जाएगा। और वहीं स्टील में TH जोड़ देंगे स्टील्थ हो जाएगा, और ग्रो में ग्रोथ हो जाएगा। ठीक, तो पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन। और संस्कृत का पोर्शन आ गया है, संस्कृत के पोर्शन में केवल आंसर को बताएंगे हम लोग, आप लोग देखते चलिएगा, मिलान करते चलिएगा। जो भी जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे बी का यानी 31 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पट्टिका का ये जो संधि विच्छेद ये होगा। ठीक, अगला 32 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही, आत्मा का। अगर बात करते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन की तो रूप में ये आत्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें विशिष्टास्पद जो लिखा गया है इसमें उपसर्ग का कौन सा प्रयोग हुआ है? तो इसमें बी जो है, शिष्ट में बी लगा है, विशिष्ट हो गया। ठीक, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला तथ्य शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, विरुद्ध संधि है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इस लाइन के ऊपर 2 मात्राएं जब भी हों या नीचे एक प्रकार से इस प्रकार से हो तब भी ये 99% जो है वो विरुद्ध संधि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है राजपुत्रः पद में कौन सा समास है?
चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल षष्ठी तत्पुरुष का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है बालकाय मोदकम और रोचते वाक्य में बालकाय पद में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। यहाँ पे चतुर्थी जो है विभक्ति का यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो कुतः अव्यय का अर्थ क्या है? ये अव्यय है, ये शब्द जो लिखा गया है ये अव्यय है वर्ड, ये किस प्रकार का यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कहाँ से, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है ये पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति को आप लोग आराम से पढ़ें और बताएं कि इसका संबंध जो है किस काव्य से है। चलिए बहुत अच्छे, तो इसका संबंध मेघदूतम से है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। मैं उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये जो है उत्तर मेघ का 22वां श्लोक है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा ये मेघदूत का, ठीक। चलिए और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान सी मूर्धः, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है यहाँ पे ये जो है सेंटेंस लिखा गया है, इसको आप लोग आराम से पढ़ें, उम्मीद है दिख रहा होगा पूरा, ठीक। चलिए दिख रहा है, पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखा गया है, बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ये सज्जन जो है लोके आदरणीय पूज्यता का भवती, सज्जन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला पोर्शन विज्ञान का है। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कौन सी जो है गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेफ्रॉन्स जो है यही इसकी कार्यकारी की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। गुर्दे का जो इकाई होती है नेफ्रॉन कहते हैं उसको, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कौन सा शब्द माफ़ कीजिए कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? और बात करते हैं मानव के मस्तिष्क के बड़े हिस्से की, तो ये जो पहला मस्तिष्क ऊपरी होता है ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और ये जो है वो आपकी मस्तिष्क शरीर एवं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है, ठीक। इसका टोटल भार जो होता है 1400 ग्राम का होता है। यहाँ पे अस्थियों के खोल जिसको क्रेनियल कहा जाता है इससे ढका रहता है और इसके चारों ओर मेनिंजेंस जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस इसके कारण बीमारी भी हो जाती है, आप लोग जानते होंगे, नामक दरों इसमें भरा होता है और यही गाढ़ा हो जाता है तो हमारा माथा या सर दर्द करने लगता है, ठीक। यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको सेरिबरम कहा जाता है। सेरिबरम कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेरिबरम बिल्कुल सही है। सेरिबरम नहीं सेरिबरम है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सेरिबरम एक ही है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सहायक कलिका। तो सहायक कलियाँ क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो ये एक भ्रूण सूट है और पत्तियों के अक्ष पर स्थित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक भ्रूण सूट है और जो पत्तियों के अक्ष पर स्थिर होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक वायरल बीमारी है? पोलियो, धनुस्तंभ, कुष्ठ रोग। धनुस्तंभ देखिए जो ये है टिटनेस का रोग है, ये धनुषंकार इसको भी कहा जाता है। प्लेग, चूहों से फैलने वाली बीमारी प्लेग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला बिल्कुल सही है। पोलियो जो है यही आपका वायरल बीमारी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये वायरस से जनित बीमारी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए और इसी के साथ अगला प्रश्न है अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल को जो एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तटस्थ बंध, अध्रुवीय बंध, विद्युत संयोजक बंध, वॉन वाल बंध। चलिए देखिए आज आप लोग को बहुत स्लो ही पढ़ा रहे हैं
ठीक, क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग हमेशा चाहते हैं स्लो ही पढ़ाएं, तो चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। ये वांडर वाल्स बांध जो है यही इससे पैदा होते हैं, तो इसी को कहा जाता है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? तो वर्मी कंपोस्ट में जो जीव मदद करता है उसका नाम है केचुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और केचुए को ही किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक। और इसी केचुए की सहायता से जो कार्बनिक अवशिष्ट कंपोस्ट होता है यही बनता है इसी की सहायता, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाने में काम करती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल केचुआ सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हृदय जो है एक बार संकुचन करता है और एक बार स्थिलन करता है, तो इसका जो है दो क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे इसको जो संकुचन होता है इसको क्या कहते हैं ये बताना है। और ये संकुचन और स्थिलन जो होता है ये जो हृदय ब्लड पंपिंग करता है, पंप के समय पर ये होता है। और हृदय की बात करते हैं तो 2 बार धड़कन होती है इसकी, ठीक है, जिसको हम लोग सिकुड़ने को सिस्टोलिक कहते हैं इंग्लिश में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश ही पूछा गया है, यानी कि संकुचन को क्या कहते हैं? तो सिस्टोलिक कहते हैं इसके सिकुड़ने की क्रिया को। वहीं पे शिथिलन मैंने अभी बात किया था, शिथिलन को जो मतलब फैलती है तो उसको डायस्टोल कहा जाता है, ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। संकुचन की क्रिया को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और शिथिलन की क्रिया को कहते हैं डायस्टोल कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लेकिन सही हो जाएगा। और ये क्रियाएं दो बार धड़कने पर होती हैं और इनका दोनों जब क्या कहते हैं शिथिलन होता है और उसके बाद जब मतलब संकुचन होता है तो इनसे जो आवाज़ आती है वो लब और डब की आवाज़ आती है। सिस्टोल से लब की आवाज़ आती है और डायस्टोल से डब की आवाज़ आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मुख्यतः जो है अंत उत्पाद होता है? यानी कौन सा अंत में पचता है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे सी ग्लूकोज जो होता है ये आखिर में बचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुँचाती हैं? तो पराबैंगनी किरणें सभी को मालूम है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट वी किरणें कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूवी रेज लिखा है, ठीक। तो इसको अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, हिंदी में इसको अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं। तो यही जो है हमारी त्वचा को क्षति होने से पहुंचाती है। और ये जो है सूर्य से आने वाली प्रकाश जो होती है ओजोन परत को वहाँ पे रोक लेती है। अन्यथा अगर ये आए तो हमारे शरीर में जो है वो क्या होता है, स्किन कैंसर का सबसे अधिक मामला देखने को मिलेगा। इसलिए जो वहाँ पे हमारा ओजोन परत है उसको वहाँ पे ये रोक कर रखती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अभी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला पोर्शन है मैथ का। मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करते हैं। जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट करते हैं, उनको मालूम है। जो भी नए हैं वो जान लें। अगर आपको हल करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के सर्च करिए, सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। उसके बाद जो है वहाँ से जुड़ के इस सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। 150 नंबर का क्वेश्चन का वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे सर के द्वारा ये जो है मैथ को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़कर अपना जो है साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। चलिए, जो भी विद्यार्थी कमज़ोर हैं वहाँ से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं उनको तो मैंने बता ही दिया। हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस नाम है। वहाँ टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा तो उसको फॉलो करने के बाद इस PDF को लोड करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रामीण पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कौन सा देश है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो यहाँ पे अपने भारत की स्थिति भी आज बताएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे विश्व में भी पूछा गया, यानी दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, ये भी जानना है। क्वेश्चन अच्छा है, कमेंट करके आप लोग आंसर दें, बहुत अच्छे।
क्वेश्चन आने लगे आंसर। ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, चीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चाइना जो है यानी चीन जो है सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है, ये भी ध्यान रखते चलिएगा, ठीक। चलिए, और अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, गेहूँ के तीसरे बड़े ये सारे राज्य अपने यहाँ के हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश की कब्र किस विश्व विरासत स्थल में है, ये बताना है। तो ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिषद। तो देखिए, महाबोधि मंदिर समूह ये तो निकाल ही दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, तो इसी तीनों में ढूंढना है। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ये कुतुब मीनार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये कुतुब गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी सूफी कुतुब मीनार बख्तियार काकी के सम्मान में ये कराया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, और इसके वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं गुलाम वंश के, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यही आपका इल्तुतमिश ही था, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, सेशन को शेयर करते रहिए, अन्य साथी भी जिससे जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन, लेना, अच्छा लेना लिखा है, यहाँ पे लूनी नदी होना चाहिए, ठीक, इसको लूनी कर लीजिए। लूनी नदी किस देश से होकर बहती है? अच्छा, एक मिनट, ये अपने देश का नहीं है, लेना ही होगा, ठीक, हम समझे भारत का है। ये विश्व की पूछी गई है, चीन है, यूएसए है, रूस है, ब्राज़ील। लेना ही है, लूनी नदी अपने भारत में बहती है, सभी को मालूम है, ठीक। तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, लेना है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही, ये रूस की नदी है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और बात करते हैं लेना नदी की, तो ये बैकाल जो झील है, ये बैकाल झील है, पर्वत के उसी श्रेणी से निकलती है ये, और ये आकर के कहाँ, जो आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, रूस की नदी है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? जो ये यूएन का जो है निर्माण जो हुआ था यानी राष्ट्र संघ का, वो किस युद्ध के अंत में यानी किस युद्ध के आखिर में किया गया था? तो प्रथम विश्व यानी विश्व युद्ध फर्स्ट जब यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंत में इसको किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें 193 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योग विकास का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? उद्योग विकास चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह जो SHG है, इसके बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? निजी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, समूह के सदस्य या गैर सरकारी संगठन? तो यहाँ पे समूह का जो सदस्य होते हैं वही इसके निर्णय भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही होगा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि गांव की जो महिलाएं होती हैं, जिसमें 10 से 20 पुरुष हो सकते हैं या महिलाएं हों, कोई भी हो सकता है, उसमें इस समूह की बचत ऋण संबंधित निर्णय को लिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, कौन सा महारत्नों की सूची में शामिल नहीं आते हैं, ये बताना है। वैसे इस समय महारत्नों की बात करते हैं, महारत्न कंपनियों की, तो महारत्न कंपनियों की बात पहले संख्या 10 थी, लेकिन इस समय एक बढ़कर 11 हो गई है, ठीक। ये करंट है आपका, इसको भी याद करते चलिए। तो भारत में पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो 8 कंपनियां महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आती हैं, लेकिन 8 नहीं 11 हैं इस समय इसमें, ठीक। ये पुराना जो है डेटा है। तो यहाँ पे 1 मिनट, इस समय कितना मैंने बताया? 11 बताया, 10 के पहले और एक और जो हो गई हैं तो 11 हो गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इसकी श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सभी आती है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये सभी इसकी श्रेणी में आते हैं। बट ये सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अंतर्गत नहीं रखा गया, ठीक। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले
प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अब समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे ये जो किया गया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और क्रिप्स मिशन में जो आए थे इसमें 3 सदस्य थे, ठीक। ये समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम चर्चिल था, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और इसके सदस्य के रूप में जो थे वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इन्हीं के नाम पर ये क्रिप्स मिशन रखा गया था इसका। और ये जो क्रिप्स मिशन भारत आई थी वो 1942 में भारत भेजा गया था इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड मतलब क्या कहते हैं ब्रिटेन से। तो ये यहाँ आई थी, ठीक। और उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 45 तक चला था वो चल भी रहा था, तो उसी उपरांत में ये आए थे और भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माण तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये इनको जो उपाधि मिली थी 1916 में इनको मिल गई थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा के अवशोषण होते हैं उनके लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे आवश्यक है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक। याद रखिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है और यह गैस सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, ठीक। चलिए और बात करते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की। तो इसकी मात्रा जो है 0.93% है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितना? 0.93%। चलिए क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला पोर्शन आपका शिक्षण कौशल का है। इसका पहला प्रश्न, शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए वर्णनात्मक तरीके से, अंतःक्रियात्मक विधि से, या भाषण विधि से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बी, इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ अंतःक्रियात्मक विधि के माध्यम से अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करे? वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण से निपुण हो, वह कठोर हो। तो यहाँ पे एक प्रभावी शिक्षक की अति आवश्यक क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी सही हो जाएगा, उच्च सामाजिक, यानी कि वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का हो। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसके डिटेल को हम बता दें क्यों। क्योंकि इसके कारण ऐसा क्या है, आप लोग वह संप्रेषण में निपुण हो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि अगर ये ऐसा होगा तो सामाजिकरण की भावना तथा विकास बच्चों में जो हो सके तथा शिक्षक के उस आदर्शों का जो है वो बच्चे ग्रहण करेंगे। इसी कारण से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में वुड का आदेश जो पत्र है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ के लिखा गया है वुड। तो वुड का जो आदेश पत्र है ये कब दिया गया था? बहुत अच्छा। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1854 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? चलिए फटाफट बताइए। 84 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, 15 जुलाई
93 में जो है यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसका जो उद्देश्य था वो विद्यालयों में जो छात्रों के लिए शैक्षिक बोझ है उसको कम करना इसका सुझाव रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बच्चा क्या सीखा है ये जानना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न उपयुक्त ये अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है वो पहला है ऑप्शन यहाँ पे प्रगति पर गौर करना तथा उपचारात्मक निर्देशों की योजना बनाना ही इसका मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए कूटनीति का प्रश्न है, तो श्यामपट्ट द्वारा भी कर सकते हैं, उदाहरण के द्वारा भी कर सकते हैं, निर्धारण द्वारा भी कर सकते हैं और छात्रों को सक्रिय भागीदारी द्वारा भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं ये सभी यानी डी ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें कक्षा में जो प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए या क्या ध्यान देते रहना चाहिए। तो डी बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करना है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपके 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, ये बताना है। चलिए फटाफट। तो यहाँ पे बीच में विराम ले लेना चाहिए। लंबा कोई व्याख्यान करना है तो बीच में क्या करना चाहिए, विराम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की तरीके में किस प्रकार से चिंतित है। प्रश्नों के प्रकार का, विश्वसनीयता का, वैधता का या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने का। तो वो जो परेशान है वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने का लिए परेशान है यानी चिंतित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न बाल मनोविज्ञान का है, इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विकास की जिस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वो कौन सी अवस्था है। अवस्था है आपकी स्क्रीन पर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ये किशोरावस्था में बालक जो है सबसे अधिक बुद्धि का विकास होता है बालकों का, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ पूर्ण मस्तिष्क का अगर वजन बात करते हैं तो ये 12 से 14 ग्राम इनके मस्तिष्क का वजन होता है और इसी में ये सबसे अधिक बुद्धि का विकास भी होता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो ये जो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की अध्ययन किया जाता है यही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, यानी अध्ययन करने का जो है समय होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे। पहले हम तकनीकी सीखेंगे कैसे सिखाना है, क्या करना है, तभी तो उनको सिखा पाएंगे। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके, सीखना क्या है। क्वेश्चन अच्छे हैं। तो यहाँ पे सीखना क्या है, चलिए फटाफट बताइए। तो सीखना उपयोग में से सभी है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है वो कौन सा है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बालकों के जो संक्षिप्त अनुभव हैं उनके पाठ्यक्रम को सुधारना ही इसका अधिकतम महत्व है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्यों और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 की है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अंतर्गत ही गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत इस बालकों को इस प्रकार से जो है समझा गया है। ठीक, तो डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और इसका जो है थोड़ा लंबा प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और गड़गड़ाने की आवाज़
कड़कने की, बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। तो राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है और फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत के आधार पर उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयत्न, भूल, क्रियाप्रसूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो इसके प्रतिपादक हैं वो पावलोव के जी हैं हमारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही है। और इन्होंने जो पावलोव जी ने जो अध्ययन किया था वो किस में किया था? एक जानवर था, कुत्ते पर किया था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के बाद अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ जो है वो कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा से समान एक जैसे नहीं होते हैं, यही इसका जो है अर्थ है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन तो दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो यहाँ पे 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए उनके साथ साथ में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए तथा श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता से जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए उनके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, यहाँ पे प्रयास या त्रुटि से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है? वाद विवाद है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, अभ्यास है। तो अभ्यास और त्रुटि से जो संबंधित महत्वपूर्ण है वो आपकी अभ्यास है। जितनी ही अभ्यास आप करेंगे उतना ही जो है आप इस तरफ यानी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी, बिल्कुल। एक मिनट। प्रयास और त्रुटि से जो महत्वपूर्ण संबंध है, अच्छा अभ्यास तो है, अभ्यास तो करना ही है भाई। यहाँ पे अभ्यास, इसी प्रयास करेंगे या अभ्यास करेंगे बात एक ही है। तो ये लक्ष्य की तरफ पहुँचाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चनों में बताया, प्रश्न में कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इनका पूरा नाम है इवोन पावलोव। ठीक, क्या नाम है? इवोन पावलोव, याद रखिएगा। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य की घटना का ये क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा तेज़ी के साथ पढ़ेंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा और देखते रहिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है। 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, 1 2 3। नीचे कूटनीति भाषा का जो है प्रयोग करके ऑप्शन को लिखा गया है। तो आप लोग को बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, बात करते हैं। तो यहाँ पे उपन्यास, चलिए पहले सेंटेंस को पढ़ लें। उपन्यास फोटो थीप्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही है। नेक्स्ट है उपन्यास हाफ आ येलो सन के लेखक जेनिफर एगल हैं। तो ये भी सही है। एक मिनट। ये पहला वाला सही नहीं है। ठीक, हाँ ठीक, ये दूसरा वाला सही है, इसके लेखक ये नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, उपन्यास मिडिल सेक्स के लेखक जो है चिमामंदा नगोजी आदिची हैं। तो ये भी सही है, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दूसरा तीसरा सही है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नीचे दिया गया है, वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 2017 इंडियन प्रीमियर लीग जिसको हम लोग IPL कहते हैं, उसका क्रिकेट के विजेता कौन रहा? तो 2017 में जो विजेता रहा IPL का वो मुंबई इंडियंस रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? वो कौन सा देश है? इजराइल, भूटान, आइसलैंड, गैबन है, बैगन नहीं है। चलिए मुझसे निकल गया थोड़ा जल्दी में। तो गैबन है। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ये इजराइल जो है, इजराइल बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सभी को मालूम है, यहाँ पे मैडम क्यूरी जो हैं इनको 2 बार मिल चुका है। एक मिला था 1903 में, एक मिला है 1911 में। ठीक, और 1903 में जो मिला है वो भौतिकी के लिए दिया गया था, वहीं पे 1911 में जो मिला है ये केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल मैडम क्यूरी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता है? भारतीय जीतने वाले, अच्छा
यहाँ पे ऑलराउंडर है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यहाँ पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं इन्होंने ही पहले सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक मिनट दिमाग ख़राब हो रहा मेरा। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अमर्त्य सेन तो अभी बाद में जब क्या कहते हैं कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था तभी अमर्त्य सेन को दिया गया था, ठीक। ये तो अभी 2014 की बात है, लेकिन इनको जो दिया गया था वो जो है बहुत पहले ही 1913 में ही दे दिया गया था, ठीक। क्लियर हो गया होगा। और यही पहले विजेता भी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। चलिए पहले 1 को 2 से मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। साथ साथ ऑप्शन अगर दिख जाए तो और अच्छा रहेगा। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार के विजेता जो हैं वो सिनेमा संसार एक मिनट अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो ये खिलाड़ियों को दिया, अच्छा 1 मिनट मैंने पहले ही बता दिया। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए मिलान कर लीजिए। वहीं पे ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताना है। चलिए मिलान करिए बी का। तो बी का जो मिलान करेंगे वो फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशक होते हैं उनके लिए ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसको पहले से मिलानेंगे। उसी के साथ अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा खेली गई उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सही हो जाएगा वो तीसरे से इसको मिलान कर लेंगे। वहीं से पुलित्जर पुरस्कार तो ये पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये। तो कौन सा सही होगा भाई ये बताइए। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन मिलान कर लीजिए। देखिए मिलान किए हैं, मिला ही लीजिए। सी बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो अरुंधति राय हैं। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि जातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी सबसे अधिक हैं? किस प्रजातीय वर्गों से? तो ये जो सबसे अधिक मात्रा है इनकी, ये मात्रा ऑस्ट्रिच की है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 111 का ए प्रोफेसर चंद्रशेखर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? 112 का ऑप्शन नंबर डी कोरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी या महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो 113 का बी ऑप्शन, यहाँ पे सर्वोत्तम पहलवान बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर सी आर वेंकटरमन बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ये तो सभी जी प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, किसी भारतीय जो वैज्ञानिकों को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है, तो वो कौन है? कौन से वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न के साथ साथ जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है सी बिल्कुल सही, डॉक्टर सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लेखकों और पुस्तकों के कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी एक तरफ लेखक है, इसी तरफ पुस्तक है, इन दोनों जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के द्वारा
विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, बिल्कुल सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, बिल्कुल सही है। मैगस्थनी ने इंडिका लिखा, बिल्कुल सही है। नागार्जुन ने ध्रुव स्वामी लिखी, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक मिनट, अर्जुन, हाँ ठीक है। बात करते हैं ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है, तो ध्रुव स्वामी के लेखक जो हैं वो नागार्जुन नहीं है, ठीक, जयशंकर प्रसाद है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, ए टोटल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक जो हैं वो चार्ल्स डिकेंस है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रों में किसे उत्कृष्ट उपलब्धि या भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये सी बिल्कुल प्रतिरक्षा पर्यावरण प्रतिरक्षा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्यान्न अनाज प्रक्रांति से संबंधित है जिसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन ई, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, जो दुनिया में हरित क्रांति के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम यही है। और यही जो है वैज्ञानिक खाद्यान्न अनाज क्रांति के से संबंधित थे और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला है, वे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पे B.S. नायपाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बात करते हैं नोबेल की, तो नोबेल के 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, लेकिन यहाँ पे भारत रत्न की बात करते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार है, तो ये कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो सी बिल्कुल C.V. रमन जी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक। चलिए, और उसके बाद जो है 1954 में इनको दिया गया था, ये भी ध्यान रखिए, कितने, 1954 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इसमें से एक क्षेत्र नहीं है, वो बताना है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए में अलग से दिया जाता है, ना कि इसी के साथ, ठीक। तो यहाँ पे अक्षय ऊर्जा निधि के लिए, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक मिनट, ऑप्शन सी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द फ्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं उन लेखक का नाम है, आप लोग बताइए। चलिए फटाफट पहले बताइए, हम तो बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे डी सैमुअल हंटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, हैरी पॉटर सीरीज किससे लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है हैरी पॉटर 126 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे J.K. रोलिंग के द्वारा लिखी गई है हैरी पॉटर, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाले सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी, अच्छा ये पद्मश्री नहीं है, पद्मश्री है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन, नरगिस दत्त को ही पद्मश्री का पहला अवार्ड दिया गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है उनका क्या नाम है, तो यहाँ पे आशा पूर्णा देवी उनका नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, तो यूनेस्को प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, मिडनाइट डायरीज किससे की आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है वो बोरिस एथलसिन का है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं, रीजनिंग के आंसर को हम बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। ये ब्लड रिलेशन से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मौसेरा भाई ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में यच और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो चलिए देखते हैं।
तो एच और यस के जो ठीक में बीच में अक्षर है, 1 मिनट, यहाँ पे एच है, 1 मिनट क्या हो रहा है, यहाँ पे एच है, इसको ले लेते हैं, और यहाँ पे यस है, इसको ले लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर है, यम और यन है। देखिए ये यम और यन है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दोनों सही होगा क्या, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3 4, दोनों बीच में आ रहा है, तो दोनों को एक बताना है, ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों बीच में है। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। यहाँ पे पी का अर्थ है भाग देना, क्यू का अर्थ है गुणा करना, आर का अर्थ है जोड़ना और एस का अर्थ है घटाना। तो चलिए इसको मान रख लीजिए, आप लोग करिए, हम आंसर को बता दे रहे हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे 53 इसका योग आ जाएगा या जो भी आएगा। अगला प्रश्न है, संबंधित शब्द युगल का चयन करिए। जैसे महीना, वर्ष, फिर उसके बाद महीना के बाद वर्ष आता है, तो उसी प्रकार से आगे दो दिए गए हैं, तो उसमें क्या होगा। यहाँ पे मिनट घंटा, जिस प्रकार से एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसी प्रकार से 1 घंटा में 60 मिनट भी होते हैं, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये कथन लिखा गया है, निष्कर्ष लिखा गया है, इसको पढ़िए और आंसर बताइए फटाफट। चलिए ये आखिरी प्रश्न है इसका, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 सही है। बनेगा कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक गोला यहाँ बना लीजिए, एक गोला यहाँ बना लीजिए, एक गोला यहाँ बना लीजिए। उम्मीद है यहाँ पे विज्ञान के अध्यापक लिख दीजिए, साइंस के टीचर, और यहाँ पे प्लास्टिक के थैले, और उसके बाद इंजीनियर। ठीक, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, और दूसरा जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, इस प्रकार से भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसमें दोनों जो है मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ निष्कर्ष में कहा गया है कि विज्ञान के सभी अध्यापक, यानी विज्ञान के सभी अध्यापक अगर बात करते हैं तो ये साइंस के हैं। अच्छा, ये इंजीनियर हैं, ये विज्ञान के हैं, साइंस टीचर, और ये प्लास्टिक के थैले, और ये इंजीनियर। ठीक, तो यहाँ पे साइंस के लिखा गया, साइंस के सभी टीचर अध्यापक इंजीनियर है। इंजीनियर कैसे होगा भाई, जब अलग अलग है तो। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं, सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैले का प्रयोग करते नहीं हैं यहाँ पे, यानी कि इस विषय में बात किया गया है। तो सभी इंजीनियर नहीं करते, सभी कैसे नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करते हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार से अगर बनाना है तो ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूचना तकनीकी का है, तो इसमें 136 नंबर का प्रश्न है। कमेंट करके देखिए कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट बताइए। BIOS का पूरा नाम बताना है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो भारत में जो इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा किस एम्प के द्वारा होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राइमरी मैटर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी यूनिट स्टोरेज कौन सी है। TB है, GB है, KB है, MB है। तो यहाँ पे TB है, ऑप्शन नंबर जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं सबसे छोटी का, तो KB है। KB से MB में होता है, MB से GB में होता है, GB से TB में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 39 का पहला सही। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर तथा समूह को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको कोडिंग सिस्टम कहते हैं। 1 मिनट क्या हो रहा है, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव मूल्य के प्रकार क्या है, कितने होते हैं, 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। तो मानव के मूल्य का जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आचरण आता है, शांति आता है, सत्य आता है, स्नेह आता है और अहिंसा आता है।
अगला प्रश्न है, पुरस्कार का नकारात्मक पक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। लालच, ईर्ष्या, द्वेष ये सभी पुरस्कार के नकारात्मक पक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा के सिद्धांत में क्या कहा गया है या क्या कहता है प्रेरणा का सिद्धांत जो है? चलिए ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इस संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 के द्वारा उन्मूलन किया गया है, इसी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा समक्ष के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो समझ के लिए जो शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है वो कौन सा ऑप्शन है, देख लेते हैं। चलिए, यहाँ उम्मीद है दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को एकांकी तथा प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ही जो है इसका शिक्षण का यानी समझ शिक्षण का प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर को बताइए कमेंट करके। इसमें पहला ऑप्शन है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो यहाँ पे अभिप्रेरित बच्चों के विषय में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी, ये हमेशा जो है सफल होते हैं, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में निम्नलिखित क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ लिखे गए हैं और दो ऑप्शन नीचे लिखे गए हैं। देखिए, ऊपर थोड़ा छोटा है लेकिन नीचे जो है बड़े में लिखे गए हैं। आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकताएं जो हैं, यही इसके उदाहरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माने जा सकता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, सीखना एक प्रक्रिया है, सही बात है, जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो व्यवहार में मध्यस्थता करती है तो ये लक्षण इसके नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का उद्देश्य जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं है। बच्चों को समझाना, एक मिनट, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजित में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी लिखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी लिखिए। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, डी बिल्कुल उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। परामर्श में यही सारे होते हैं। ठीक, तो डी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोच्च मार्ग कौन सा है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। बात करते हैं, शिक्षण का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिक स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताइएगा। तो चलिए ऐसे बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत थैंक यू।